बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हार्ड मेटल्स। अब हार्ड हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे ही। तो सेकेंड पॉइंट है दे आर हार्ड मेटल्स। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि हार्ड मेटल है, भाषा आप अपनी यूज कर सकते हैं। दे आर हार्ड मेटल्स, तो हार्ड मेटल्स हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? हाई, हैविंग हाई melting point, having high melting point and boiling point, having high melting point and boiling point। ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लिखिए, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम आए तो सबसे फेमस तो भैया डी और एफ ही हैं। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज +1 से लेके +7 तक शो करता है आपकी। +1, हाँ, +1 +2 +3 +4 +5 +7 हर चीज़ में शो करता है। इसके अलावा हम क्रोमियम की बात कर लें तो क्रोमियम भी +1 से लेके +6 तक शो करता है ना। आयरन 2 शो करता है, +2 एंड +3। आयरन शो करता है सिर्फ 2 ही आपकी, आयरन +2 में पाया जाता है या +3 में आता है। कॉपर भी 2 शो करता है सिर्फ +1 एंड +2। आप इनके ऊपर भी चार्ज लगा सकते हो। और सबसे हाईएस्ट किसकी है? ऑस्मियम की, जो कि इसकी है +8। नहीं, जनरली ये डायरेक्ट बनाता है। ये है इसका मॉलिक्यूल जिसमें +8 में होता है ऑस्मियम, OSO4, इसमें ऑस्मियम +8 होता है। सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट। जो पॉइंट इसके हैं सेम पॉइंट है एफ ब्लॉक के, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। जो आप इसमें लिख रहे हो वही सभी पॉइंट आपके एफ ब्लॉक में लिख देने हैं। एफ ब्लॉक इन्हीं के अंदर के तो हैं, तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। एक कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं जनरली आपके। फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, जैसे कि अगर मैग्नीज किसी कंपाउंड में +2 में है तो वो कंपाउंड आपको पिंक कलर का दिखेगा। जैसे कि MnO में मैग्नीज प्लस। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोगों ने सीखा है 10th में? नहीं सीखा तो सिखा देंगे, परसों सिखा देंगे। बिल्कुल सिंपल है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अभी हम 5 मिनट में सिखा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि पूरा लेक्चर बताएंगे आपको। फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, जैसे मैग्नीज +2 में पिंक होता है आपका। रस्ट जानते हैं आप? जंग, रस्ट में आयरन ये कंपाउंड बनाता है O3.H2O, और इसमें आयरन +3 है, ध्यान रखिएगा। तो आयरन जब +3 में हो जाता है तो वो ब्राउन कलर का कंपाउंड बनाता है, जैसे कि रस्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जंग का फॉर्मूला है। और इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जैसे Cu+2 में आएगा तो ये नीला कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ब्लू विट्रियोल का नाम सुना आप लोगों ने? बताइए फॉर्मूला। N2 5H2O। देखिए जो CuSO4 होता है ये वाइट कलर का होता है। ये इतना सेंसिटिव है मॉइस्चर के प्रति कि अगर उसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिल गया तो ये नीला कलर का हो जाता है।
तो जे CuSO4 इंटू 5H2O, ये ब्लू विट्रियोल है जो कि नीला कलर का होता है, और इससे लीकेज चेक किए जाते हैं कि कहीं पानी में कोई लीकेज, अगर थोड़ा सा भी लीकेज होगा तो तुरंत नीले कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। जे है ब्लू विट्रियोल, CuSO4 इंटू 5, लिख देना। क्या क्या एप्सम सॉल्ट, वो CuSO4 होता है, ये Cu है बेटा। CuSO4 5H2O ब्लू विट्रियोल लिखवा देंगे एक दिन आपको सभी स्पेशल नेम, अभी इस पे फोकस रखो, है ना। नीला थोता बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में ब्लू विट्रियोल। नेक्स्ट लिखिए फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। अब लिखिए नेक्स्ट फॉर्म एलॉयज। एलॉयज की डेफिनेशन बताओ कोई। जनरली होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विथ मेटल एलॉय कहलाता है, लेकिन बहुत सारे एलॉय ऐसे होते हैं जिसमें मेटल के साथ नॉन मेटल भी होता है, जैसे स्टेनलेस स्टील, और बहुत सारे मेटल ऐसे भी हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल के साथ मेटल वाइस भी होता है, पर जनरली 90% उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, तो मेटल का जो होमोजीनियस पिक्चर होता है उसको बोलते हैं एलॉय। एलॉय की हिंदी होती है मिश्र धातु, धातुओं का मिश्रण कहलाता है एलॉय आपका। बहुत सारे एलॉय हैं, तो देखिए जो प्रॉपर्टी जिसकी है वही सेम प्रॉपर्टी जब ब्लॉक की हैं, इन्हीं के अंदर के तो हैं वो आपके, तो ये एलॉय बनाते हैं आपके। देखिए कौन कौन से एलॉय, जैसे हम लिखवाते हैं आपको कुछ एलॉय जैसे कि ब्रास, जे एलॉय है कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर भी डी ब्लॉक का है, जिंक भी डी ब्लॉक का है। इसके अलावा ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील जानते हैं आप, स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा बेटा उसमें आयरन रहेगा। देखिए ऐसी स्टील जिसमें स्टेन ना लगे, स्टेनलेस मतलब दाग धब्बे रहित स्टील, उसमें दाग धब्बे नहीं लगते, ऐसी स्टील जिसमें स्टेन नहीं लगे उसको होते हैं स्टेनलेस स्टील। और जिस स्टील में जितना ज़्यादा निकल और क्रोमियम होगा वो स्टील उतनी महंगी आएगी। तो जब भी आप स्टील लेने जाते हो ना, जैसे रेलिंग वगैरह लगने लगी स्टील की, तो आपको बताते हैं कि 0.4 निकल है, 0.8 निकल है, 0.16 निकल है, तो आप देखना जैसे जैसे निकल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी आपका स्टील की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो जितना ज़्यादा निकल और क्रोमियम होता है स्टील में उतना ज़्यादा महंगा होता है। तो ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का फॉर्मूला है कॉपर प्लस टिन, जे है ब्रॉन्ज आपका। जर्मन सिल्वर, कोई बता सकता है जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है? अच्छा हमें पहले बता चुके क्या? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ये द फॉर्मूला ऑफ जर्मन। तो फॉर्म एलॉयस, एलॉयस लिख लीजिए। हाँ स्टेनलेस स्टील लिख लीजिए, आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन। स्टेनलेस स्टील, आयरन, सबसे ज़्यादा आयरन रहता है, क्रोमियम, निकल और थोड़ा सा कार्बन रहता है। हाँ रहता है, थोड़ा सा रहता है इसमें। कौन सा? हॉर्न सिल्वर तो और है, AgCl, AgCl कहलाता है हॉर्न सिल्वर, वो तो और है, वो एलॉय नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 6 नंबर, एक्ट एज अ कैटालिस्ट। बहुत अच्छे कैटालिस्ट हैं। अब हमें कैटालिस्ट की डेफिनेशन कोई बता देगा? क्या होते हैं कैटालिस्ट? सुना है कभी ये नाम? तो बताओ फिर। टेम्परेचर प्रेशर तो कंडीशन हो गई। हाँ टेम्परेचर प्रेशर भी कई बार कैटालिस्ट हो सकते हैं। देखिए ठीक है हम बता देते हैं, कोई सब्सटेंस अगर अपनी प्रेजेंसी से रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे और डिक्रीज कर दे तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है हमारा? ध्यान रखिएगा कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ वो दो काम कर सकता है, या तो रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकता है या बढ़ा। द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू डिक्रीज और इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नॉन एज कैटालिस्ट।
दे नेवर कंज्यूम इन रिएक्शन, वो रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होते। अगर आप शुरू में 5 ग्राम लोगे तो लास्ट में 5 ग्राम बोलेंगे। कैटालिस्ट का कोई फिजिकल सब्सटेंस भी हो सकता है या फिर कोई इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर में ऑल्सो भी कैटालिस्ट। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बिना टेम्परेचर के, बिना लाइट की नहीं होती, तो वहाँ लाइट कैटालिस्ट है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारा कैटालिस्ट, लाइट होती है। अगर लाइट नहीं होगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा आपका। तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। कई कैटालिस्ट ऐसे, जैसे मान लीजिए किसी केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल रिएक्शन हो गई, वो पॉइजन बनने लगा, तो वहाँ पर नेगेटिव कैटालिस्ट डाला जाएगा, जिससे वो रिएक्शन की रेट को क्या कर दे, स्लो कर दे, पॉइजन कम बनने लगे। मान लीजिए अमोनिया प्रोसेस में अमोनिया बहुत बनानी है। अमोनिया सबसे ज़्यादा किस प्रोसेस से बनाई जाती है, हैबर प्रोसेस से। तो अमोनिया में अगर आपको हैबर प्रोसेस से ज़्यादा अमोनिया बनानी है तो वहाँ पर आयरन नाम का कैटालिस्ट डाला जाता है, आपका Fe। तो कैटालिस्ट सिर्फ सिंपली वो सब्सटेंस होती है रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते। कुछ भी हो सकता है कैटालिस्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपका एसिड, बेस, सॉल्ट, टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, कोई भी चीज़ आपकी कैटालिस्ट हो सकती है, अगर वो अपनी प्रेजेंसी के द्वारा रिएक्शन की रेट को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। सबसे ज़्यादा कैटालिस्ट आपको डी ब्लॉक के ही मिलेंगे। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं लगभग सभी कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन सबसे फेमस हम आपके सामने लिख देते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, क्रोमियम, निकिल, आयरन। आयरन का ऑक्साइड भी कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये भी बहुत अच्छा कैटालिस्ट है, V2O5, प्लेटिनम बहुत अच्छा कैटालिस्ट है, रूडियम ये भी बहुत अच्छा कैटालिस्ट है। तो कोई भी आप 4-5 एलिमेंट्स आप स्कैंडियम सीरीज के लिख दो, वे सभी कैटालिस्ट हैं। सबसे ज़्यादा कैटालिस्ट स्कैंडियम सीरीज के ही रहते हैं आपके, है ना, एक्सेट्रा। ये बहुत अच्छे कैटालिस्ट हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस किसके ऊपर अब्जॉर्ब होती है, किसी को पता है? हाइड्रोजन गैस, अगर किसी रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए तो आप पैलेडियम मेटल का यूज किया जाता है। पैलेडियम को हाइड्रोजन गैस अब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है पैलेडियम। अगर पैलेडियम का मेटल ना मिले तो फिर निकिल का यूज कर सकते हो या फिर क्रोमियम का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेवन पॉइंट, जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कल हमने आपको बताया था क्या इसके बारे में, पैरामैग्नेटिक के बारे में? क्या होता है ना कि हम कई जगह क्लासेस लेते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। पैरामैग्नेटिक पढ़ाया था कल ने, बताओ तो कौन होगा पैरामैग्नेटिक? अब आयरन ऐसे नहीं, ध्यान रखना, अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो कि P से पैरामैग्नेटिक और P से पास। कोई चीज़ अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या होगा, जाएगा, मतलब क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। तो पैरामैग्नेटिक मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट। तो सबसे पहला ये ध्यान रखिएगा। और अट्रैक्ट वही होगा जिसके और पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको भूख लगी है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए मस्ट फुलफिल कंडीशन है कि उसके पास कम से कम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। 2 अनपेयर्ड हो गए तो और तेज़ी से अट्रैक्ट होगा, 3 हो गए तो और तेज़ी से होगा, 8-10 हो गए तो फिर तो सीधे जंप लगाएगा वो, ठीक है ना। तो P से पास ऐसे लिख देते, थोड़ा शुद्ध कर देते, पास, P से पास, P से पैरामैग्नेटिक। और ध्यान रखना पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होने चाहिए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप देखते हो या नहीं, पेयर्ड तो हैं, D में 1 अनपेयर्ड, D में 2, D में 3, D में 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक D कैसा रहेगा, अनपेयर्ड। D पेयर्ड कब होगा, 10 में होगा। नहीं पता ना, ये बात नहीं पता ना, पता है। 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड, अभी भी अनपेयर्ड है, 6 अनपेयर्ड, 7 अनपेयर्ड, 8 अनपेयर्ड, 9 अनपेयर्ड। तो 9 तक ये अनपेयर्ड हैं, 10 में पेयर्ड हो जाते हैं। तो ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं, लिख लीजिए, जनरली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बन जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। और डायामैग्नेटिक कौन होंगे, बताओ, इनर्ट गैसेस पैरामैग्नेटिक ही डायमैग्नेटिक?
क्योंकि इनके पास क्या होता है NH2NP6 होता है। पॉइंट नंबर 8 लिखिए, क्लासिफाइड इन 4 सीरीज, क्लासिफाइड इन 4 सीरीज, क्लासिफाइड इन 4 सीरीज, क्लासिफाइड इन 4 सीरीज, 4 सीरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहली स्कैंडियम से लेके कहाँ तक जाती है? जिंक। दूसरी इट्रियम से लेके कैडमियम। तीसरी लैंथेनम से लेके मरकरी तक जाती है। और एक्टिनियम वाली ये सीरीज अभी भी इनकम्प्लीट मानी जाती है, तो इसको नहीं, इसको इनकम्प्लीट सीरीज लिखना प्लीज़। लिख सकते हो आप कॉपरनिकम तक, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं कि ये कैसी सीरीज है? इनकम्प्लीट सीरीज है आपकी। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3D में, तो इसको क्या बोलते हैं? 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में, तो 4D सीरीज। इसका लास्ट 5D में, तो 5D सीरीज। और इसका लास्ट 6D में, तो 6D सीरीज। ये इतने सीरीज में क्लासीफाई है, ध्यान रखिएगा। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। अब देखो, आपको तो पूरे एलिमेंट्स ही याद हैं, तो अब हम क्या ट्रिक बताएं। नहीं तो आप इसको इस साइड कैसे याद कर सकते थे? स्कूटी ला एक्टिनियम। और इस साइड कैसे याद कर सकते थे? जिनी कनाडा होगा कॉपरनिशियम, ऐसे याद कर। बाकी आपको तो पूरी टेबल ही याद है, तो अब कहना ही क्या, आप लोग इंटेलिजेंट है, तो अब सौभाग्य। 8 कहाँ हुआ? अभी तो 8 हो गए, लेकिन तुम वो वाली 8 बोल रही थी क्या? घड़ी वाली। अभी 8 नहीं बजी है, ये घड़ी 7 मिनट आगे। 8 बज के 1 मिनट हो जाने दो, 8 बज के 10 में हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ये 3D सीरीज का कोई पीरियड नंबर बता सकता है? देखो ध्यान रखना, D हमेशा आउटर मोस्ट से कितना कम होता है? 1 कम। तो जो पीरियड नंबर होता है वो आउटर मोस्ट सेल का होता है, तो इसका पीरियड 4th आएगा, इसका 5th, इसका 6th और इसका 7th। आप यहाँ से भी चेक कर लो, देखिए इसका पीरियड 4th, इसका 5th, इसका 6th, इसका 7th, है ना। ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो पीरियड नंबर देखें, पीरियड नंबर 10, 11, 18, 17 और भाई से नहीं, हम 4 को 10 पढ़ते हैं, 5 को 11, 6 को 17, 7 को 18। ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, लिख लीजिए फास्ट। चलिए ठीक है, धन्यवाद। लिख लीजिए 4, 5, 6, 7। यहाँ रहो बेटा, बस पीरियड नंबर 4, 5, 6, 7। तो ये 4 सीरीज में क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। और क्या लिखवा दें? कलर्ड हो गया, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, कंपाउंड नहीं लिखवाया, लिखिए लिखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 9 नंबर का। फॉर्म बोथ, देखो S वाले बनाते हैं आयनिक, P वाले बनाते हैं कोवलेंट, तो ये बीच में फंस गए, तो आयनिक भी बनाते हैं, कोवलेंट भी बनाते हैं। फॉर्म बोथ आयनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस कोवलेंट कंपाउंड है इनका, जिसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। ये सबसे फेमस कोवलेंट कंपाउंड है इनका। और जब आप वो ऑक्सीडेशन निकालना सीख जाओगे तो आप इसकी ऑक्सीडेशन 10 निकालोगे, लेकिन इसकी एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। ये भी पूछा गया है इसका। CrO5 है, कैसे आती है इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे बच्चों, अभी बारे में बताएंगे। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है इसकी +6।
फॉर्म बोथ आयनिक एज वेल एज कोवलेंट कंपाउंड्स। पढ़ लो, दिखाओ कॉपी जब तक हमें बनाना है। द एलिमेंट्स द लास्ट ठीक। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी वेलोसिटी, कलर्ड कंपाउंड्स, एलॉय, कैटालिस्ट, पैरामैग्नेटिक हो गया वो, ठीक है। अब पैरामैग्नेटिक हो गया, कलर्ड हो गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एक पॉइंट और लिखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद एक सबसे अच्छी पावर पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फॉर्म जो आप ये जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, इसको बहुत डिटेल, ये पूरा डी ब्लॉक का पूरा चैप्टर रखा हुआ है क्लास 12 में, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको एक एक चीज़। जैसे हमने लिखा फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो क्लास 12 में आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। आपने पढ़ा कि एक्ट एज अ कैटलिस्ट, तो 12th में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये कैटलिस्ट की तरह कैसे काम करते हैं। फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उनकी भी अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही चल रही है, उनका सुबह D&A ब्लॉक ही चल रहा है, आज ही से स्टार्ट हुआ है, P ब्लॉक उनका ख़त्म हुआ है। फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, K4FeCN6, ये बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट कहते हैं। तो ये फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, अभी सब नाम लिखना है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये सब नाम बच्चों ऐसे रटने थोड़ी पड़ते हैं, हम आपको पूरी मेथड सिखाएंगे, आप किसी का भी नाम कर जाओगे। फेरेट सेकेंड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, ये इसका नाम है। जल्दी से सबके S, P और D के 2-2 पॉइंट याद करके दिखाओ फास्ट, 2-2 3-3 पॉइंट याद करो सबके। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, कलर्ड हो गई, एलॉय हो गया, कैटालिस्ट हो गया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तुम बिना कॉपी की याद करो, इसके उससे करो। 2-2 याद करना है सिर्फ, फिर घर से याद करके लाना कम से कम 5-5। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं, पर रहने दो, नहीं लिख पाते हैं। 10 हो गए, 4-5 अच्छे से याद। अब यह ब्लॉक की याद तो नहीं लिख पा सकते क्योंकि बहुत लेट हो जाएंगे आप लोग। तो फिर कल इसकी मेन चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, जैसे रेडियस पढ़ेंगे, आयोनाइज